प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। मैं हूं सीमा सिंह। आज की कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है केतकी वन। लेखिका हैं डॉक्टर प्रतिभा राय। डॉक्टर प्रतिभा राय उड़ीसा साहित्य की दिग्गज लेखिका हैं। वे अपने कालजयी उपन्यासों और यथार्थवादी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत मानवतावाद, स्त्री सशक्तिकरण और गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उन्हें 2011 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। शुभा से मुलाकात होने के बाद मुझे लगा कि इस बीच मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने में और 1 साल बचा है, पर इस बीच अपने बुढ़ापे को लेकर मैं इतना चिंतित कभी नहीं हुआ। उम्र में शुभा मुझसे काफ़ी छोटी थी। उसके चेहरे पर बचपना इस तरह झलकता था कि वो कभी बूढ़ी जैसी दिखेगी, ये मैं सोच तक नहीं सकता था। लेकिन शुभा को देखने के बाद चकित और उदास हो मैंने सोचा, शुभा बूढ़ी सी सिर्फ दिख ही नहीं रही, वो सचमुच बूढ़ी हो गई है। इसलिए इस बीच मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, ये बात नकारी नहीं जा सकती। दौड़ धूप भरी जिंदगी, अपना बूढ़ा हो जाना दिखाई देने पर भी उस बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ। सोचो भी तो तुम्हें बूढ़ा होने देगा ही कौन। पत्नी, बेटा बेटी, नाती नातिन, किसे नज़रअंदाज करके तुम कह सकते हो कि अब मुझे झंझटों से मुक्त करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बेटा बहू, लड़की दामाद, नाती नातिन को देखकर ऐसा कौन होगा जो खुद को जवान माने बैठा होगा। दुनिया में तुम्हें कौन जवान मानेगा। सभी तो बुढ़ापे में ही झूठे माया बंधन में फंसे होते हैं। भला तुम कौन से अनासक्त योगी हो। हाँ, ये सच है कि सरकार तुम्हें बूढ़ा कर देगी 58 साल में, किंतु बाल बच्चे तुम्हें बूढ़ा कहेंगे, राजनीतिक नेताओं की तरह जर्जर बूढ़ा होने पर ही। इसके अलावा भला मध्यवर्गीय जीवन के सपने कभी पूरे भी होते हैं, जो तुम सारे काम खत्म हो गए सोचकर झाड़ झूड़ कर बैठ जाओगे। मध्यवर्गीय परिवार में सच्चा जीवन साथी पत्नी नहीं, अभाव है। सबकी तरह धनी बनने की आपाधापी में मैं मध्यवर्गीय बनकर ही रह गया। मेरे जैसे ढेरों लोग जानते हैं कि धनी होना दिवा स्वप्न है, किंतु मध्य वर्ग के रूप में खुद को स्वीकार कर लेना उतना आसान नहीं। इसीलिए तमाम जिंदगी बेतहाशा दौड़ते रहने में ही सार है। हालांकि मैं घर बसाने से पहले ही जानता था कि मैं धनी नहीं हूँ और धनी एक अलग जाति है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास करने के बाद ममाने में इंटर की पढ़ाई के समय मुझे 2-3 ट्यूशन करनी पड़ती थी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पिता और मामा भी जानते थे कि यदि मैं ट्यूशन पढ़ाने में समय न लगाता तो स्कूल कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर पाता। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न मेरे लिए सपना नहीं था। मेरा सपना था इंटर पढ़ना और पास होकर बीए पढ़ना। मुझ जैसे बहुत से गरीब मध्यवर्गीय छात्र ट्यूशन करके पढ़ते हैं और भविष्य में अपने बच्चों के लिए 5-5 ट्यूशन मास्टर रख सकते हैं, किंतु भविष्य में अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने में समर्थ होने पर भी मैंने ये तय कर रखा था कि उसे ट्यूशन पढ़ने नहीं भेजूंगा। बच्चों को ट्यूशन भेजने पर शुभा की तरह वे हर काम में ट्यूशन मास्टर पर निर्भर हो जाएंगे। यहाँ तक कि न केवल शुभा का गणित हल करना और कॉपी में चित्रांकन करना पड़ता था, बल्कि स्वयं को गाय मानकर निबंध तक उसकी कॉपी में लिखना पड़ता था, वरना वो भी मुझे ही करना पड़ता। मेरे ट्यूशन के छात्र छात्राओं में शुभा के बारे में मुझे विशेष उच्चाकांक्षा नहीं थी। मैं जानता था सुकुमारी बड़े घरों की लाडली लड़कियों का रंगोली बनाना, अंग्रेजी न पढ़े होने पर भी तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम की एम्ब्रॉयडरी करना, एम्ब्रॉयडरी के फंदों में गॉड इज़ गुड लिखकर भगवान का एक चरित्र प्रमाण पत्र दीवार पर लटका देना, कसीदाकारी, पुआ पूड़ी बनाना, जूड़ा बांधने की तरह गिरते पड़ते हर क्लास में चोट खाकर मैट्रिक तक की पढ़ाई करना भी एक शौक़ है। लड़के वाले देखने आए तब लड़की की योग्यता सूची में पढ़ाई शामिल होना भी एक कला है। मैट्रिक पास करने से पहले ही शुभा की शादी हो जाएगी, ये मैं नहीं जानता था, क्योंकि हर क्लास में
लगभग 2 वर्ष रहने के कारण 10वीं कक्षा के समय शुभा की उम्र थी 20 वर्ष। मैं भी देर से पढ़ाई शुरू करके ट्यूशन करने में उम्र बर्बाद करके इंटरमीडिएट में पढ़ते समय अपनी क्लास में बूढ़ा लगता था, किंतु मैं चाहता था शुभा की शादी देर से हो। ऐसा सोचने के पीछे मेरा कोई दुराग्रह नहीं था। एक उच्चाकांक्षी युवक के स्वार्थ के सिवा ये और कुछ नहीं था। शुभा के घर से मुझे अच्छे पैसे मिलते थे और बीच बीच में स्वादिष्ट भोजन भी, इसलिए भगवान से यही मनाया करता था कि शुभा की शादी 2-4 वर्ष देरी से हो तो मेरी बीए तक की पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल आएगा। लेकिन शुभा का हर तरह से योग्य वर मेरे चाहने न चाहने का इंतज़ार क्यों करेगा। मैट्रिक परीक्षा को सिर से उतार कर शुभा ने अचानक विवाह का मुकुट पहन लिया। शुभा की शादी का दिव्य भोजन करने के बाद मैंने दूसरी ट्यूशन की खोज में खुद को लगा दिया था। शुभा के उस बड़े अफसर वर को भी मैंने नहीं देखा था, क्योंकि वर आया था आधी रात को। शादी की दावत खाने के बाद नींद खराब करके शुभा के वर को देखने जाने का मुझ में कोई खास आग्रह नहीं था। शुभा की वजह से मेरा सपना नहीं रुक गया था। किसी की भी वजह से दुनिया का कोई काम नहीं रुक जाता। केवल बीए नहीं, मैंने एमए कर लिया नाना संघर्षों के बीच अपनी कोशिशों से। एक सम्मानजनक नौकरी मिल गई थी, घर संसार बसाया, स्वाभाविक जीवन बिताया, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने, उनके लिए देखे गए स्वप्न और स्वप्न भंग, पत्नी का प्यार और उल्हाने, नौकरी में हताशा, सामाजिक जीवन में न्याय से वंचित, रात बीतते ही महंगाई, ठगबाजी, प्रतियोगिताओं से सामना, नौकरी की नाव में बैठकर अनचाहे स्थानांतरण, शहर बदली, घर बदली, मित्र परिवर्तन और अंत में अवकाश ग्रहण करने की तैयारी के बीच शुभा की खबर रहने की न ज़रूरत हुई और न वक्त ही मिला। सिर्फ इतना जानता था, शुभा फिर से शोभा हो गई है। कुछ वर्षों पहले शुभा के बेटे का नाम अखबार में छपा था। उसमें लिखा था, श्री मदन मोहन महांती और श्रीमती शोभा रानी महांती का पुत्र तथा चौधरी जगमोहन राय का पोता दीप्तिमान महांती, इत्यादि इत्यादि। हालांकि मैंने उसका नाम बदलकर शोभा रानी से शुभा कर दिया था। यदि उसने मैट्रिक पास कर लिया होता तो उसके मैट्रिक सर्टिफिकेट में उसका नाम शुभा ही होता। शुभा और शोभा में अर्थगत अंतर शुभा के लिए भले कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए शुभा और शोभा में काफ़ी फ़र्क था। लड़कियों के नाम शोभा, सुंदरी, मेनका, उर्वशी क्यों रखे जाते हैं और फिर नाम के साथ जुड़ा होगा रानी। पहले तो सुंदरी, शोभा, सुनैना नाम ही लड़कियों में घमंड भर देगा यदि वे जरा भी सुंदर होंगी। यदि सुंदर न हुई और नाम सुंदरी हुआ तो हीनता का शिकार होना अस्वाभाविक नहीं, और फिर रानी बनना कितनों के नसीब में होता है। हो भी तो रानी बनने में सचमुच कितना सुख है। ऐसी अनेक बातें उस उम्र में मैं सोचा करता था और शोभा का नाम मैंने शुभा कर दिया था। हालांकि शोभा को मैं शुभा कहकर ही बुलाया करता था और यदि मैट्रिक का फॉर्म भरा गया होता तो मैं यही नाम भरता। खैर छोड़ो, यदि शुभा अपनी ससुराल में शोभा बन गई तो मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब करूं। पर सुना था कि शोभा रानी भी बन गई है। पति की अथाह आमदनी, शानो शौकत, शहर में मकान, चल अचल संपत्ति, एक अलग कार थी शुभा के लिए। ये सब देखा मैंने शुभा के घर जाकर 30-32 वर्षों के बाद। शुभा अतीत में सुंदर थी या नहीं, याद करना पड़ा। यानी शुभा वैसी कोई खास सुंदर नहीं थी जिससे कि उसके चेहरे की तस्वीर खिंच गई हो स्मृति में, परंतु उस उम्र में जो निष्पाय ताजगी और क्रांति लड़कियों में दिखाई देती है, वो कांति शुभा पर भी किसी ने जोर ज़बरदस्ती पोत दी थी। हर जवान लड़की सी शुभा भी आँखों को सुहाती थी। बस इसके सिवा शुभा वैसी कोई खास खूबसूरत नहीं थी। बरसात में कुछ नदियाँ उफन कर तट लांघ जाती हैं तो कुछ गंभीर शांत पड़ी रहती हैं। शुभा चपल उम्र में गंभीर और निस्तरंग थी। नाप तौल कर बात कहती, हिसाब से हंसती, जबकि जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी। गंभीरता और मगनता शायद उसकी आदत थी। यह भी हो सकता है कि होमवर्क न करने के कारण तथा किसी बात को बार बार समझाने के बावजूद न समझ पाने की वजह से अक्सर वो मुझसे डांट खाकर गंभीर रहने को बाध्य होती। इसके अलावा भी
अधिकतर समय उसके अनमयस्क रहने का एक कारण और हो सकता है। उस उम्र में अनमयस्कता भी एक स्वाभाविक गुण होता है। बहरहाल शुभा एक खामोश लड़की थी। शादी से पहले जिस दिन उसकी पढ़ाई बंद हुई उस दिन शुभा ने कहा था, सर मुझे बहुत दुख है। दुख क्यों? एक न एक दिन तो हर लड़की की शादी होती है। शादी का दुख नहीं है सर। तो क्या पढ़ाई बंद हो जाने का दुख है? मैंने पूछा। शुभा ने तुरंत जवाब दिया, पढ़ाई बंद हो जाने का मुझे जरा भी दुख नहीं, क्योंकि पढ़ाई मुझसे नहीं होगी ये मैं जानती हूँ। अच्छा ही हुआ कि परीक्षा से पहले पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं। दुख इसलिए है कि मेरी ट्यूशन बंद हो गई। मैं हंस पड़ा शुभा की बात सुनकर। बोला, बड़ी अजीब लड़की हो तुम। पढ़ाई के लिए ही तो ट्यूशन होती है। पढ़ाई की इच्छा नहीं है पर ट्यूशन बंद हो जाने का दुख है। सर कहीं आपकी बीए की पढ़ाई बंद ना हो जाए, इसी बात का मुझे दुख है। लेकिन ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। यदि आपके नसीब में बीए पास करना होगा तो अवश्य करेंगे। सर आप मेरे घर ज़रूर आइएगा। मेरा घर कहते समय शुभा का चेहरा अकारण ही लाल पड़ गया था। मैं अवाक देखता रहा शुभा की ओर। मुझे लगा मेरे वर के बजाय मेरा घर बड़ा होता है लड़कियों के लिए। निर्लिप्सा लड़कियों की सहज प्रवृत्ति होती है। अधिकतर मामले में मनपसंद वर न मिलने पर भी घर को मनपसंद बनाकर लड़कियां उसी नशे में तमाम जीवन मगन रहकर जी लेती हैं। मनपसंद वर पाना लड़कियों के वश में नहीं होता, लेकिन घर को मनपसंद बनाना लड़कियों के कृतित्व की बात है। वर को चाहे बिना जीवन बिताया जा सकता है, पर छोटा हो या बड़ा, घर को बिना चाहे जीवन बिताना दूभर हो जाता है। कौन जाने शुभा का वर मनपसंद था या नहीं, किंतु शुभा के घर में कदम रखते ही ऐसा लगा वो घर शुभा का मनपसंद घर होगा, इसमें संदेह नहीं। यानी शुभा के शुभकारी स्पर्श से एक मनपसंद घर बन गया, सिर्फ शुभा को केंद्र करके। शुभा के बिना ये घर केंद्र से विच्छिन्न होने को बाध्य है। उस दिन 32 वर्षों बाद अचानक मुलाकात हो गई साड़ी की दुकान में। मैं शुभा को पहचान नहीं पाया। हालांकि दुकान में शुभा मेरा ध्यान अपनी ओर बार बार खींच रही थी। शुभा के खिचड़ी बाल, भारी शरीर, पान चबाने वाले लाल काले दांत और किनारे की दाढ़ में सोने का कैप, शुभा के वजनी हाथ और भरे भरे गले में खप जाने लायक सोने के भारी भारी गहने, दोनों गालों पर उम्र को दर्शाते थक्के थक्के काले दाग। इन सब की परवाह न करते हुए कभी भी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल न करने वाला शुभा का भरा भरा गोल चेहरा तथा बड़े आत्मविश्वास से कीमती साड़ियाँ देखने की उसकी भंगिमा बता रही थी कि वो कोई संभ्रांत महिला होगी और अपने से अधिक महत्व अपनी धन संपत्ति, घर द्वार व स्टेटस को देती होगी। सेल्समैन मुझ पर ध्यान न देकर शुभा पर दे रहा था। शायद शुभा रेगुलर कस्टमर होगी। मैं कम दाम की साड़ी का मोल तोल कर रहा था पत्नी के लिए। साड़ी कम दाम की थी पर थी सुंदर। शुभा की नज़र उस पर पड़ गई। फिर साड़ी से होती हुई उसकी नज़र पड़ी मुझ पर। शुभा ने तुरंत उठकर नमस्कार किया और खुशी से गदगद होकर बोली, सर नमस्कार, आप यहाँ? मैंने चकित होकर उसकी ओर देखा। कौन? सर नहीं पहचान पाए? मैं शुभा हूँ। शुभा के चेहरे से तालमेल मिलाकर उसका गला भी फटा फटा सुनाई दे रहा है, मानो कफ जमकर बैठ गया है गले में। बोला, नहीं, मैं सचमुच पहचान नहीं पाया। तुम इतनी बदल गई हो कि। सर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि इस बीच मैं निपट बूढ़ी हो गई हूँ। पोता पोती मिलकर 3 हैं। छोटे पोते का जन्मदिन है, कपड़े खरीदने आई थी। पोता के लिए जैसा तैसा लेने से चल जाएगा, किंतु बहू के लिए मनपसंद साड़ी ना लेने से उसे बुरा लगेगा। शुभा के स्वर में भरी नदी का गहरा संगीत था। मैंने कहा, अखबार में पढ़ा था तुम्हारे बेटे का कृतित्व। चलो, तुम्हारा बेटा इतना मेधावी हुआ, ये बड़े भाग्य की बात है। ठीक अपने पिता की तरह है। मेरी बुद्धि तो आप जानते हैं। शुभा के स्वर में परम गौरव की झंकार थी पति और बेटे के लिए। चलो, शुभा सुखी है। खुशी हुई मुझे शुभा की सुखपूर्ण समग्रता देखकर। शुभा जैसी मोटी बुद्धि वाली लड़कियां सहज ही सुखी रहती हैं। बच्चे अच्छा पढ़ें, पति खूब कमाएं, तो फिर उन जैसी लड़कियों को क्या कष्ट।
शुभा ने मेरी ओर देखकर धीरे से पूछा, सर आपने बीए पास किया या नहीं? शुभा का प्रश्न सुनकर मैं चौंका। सिर्फ इतना ही समझ पाया कि शुभा का रूप रंग बदला है, शुभा नहीं बदली, वैसी ही सहज और मोटी बुद्धि वाली है। शुभा के प्रश्न से ये स्पष्ट था कि उसने मेरी कोई खबर नहीं रखी, किंतु उसका मतलब ये नहीं कि शुभा ऐसा सवाल किसी दुकान में करे। ये सच है कि शुभा की बुद्धि नहीं बढ़ी, पर उसकी उम्र तो बढ़ी है। मैंने उसके सवाल का जवाब न देते हुए कहा, घर का पता दो, कभी समय निकाल कर आऊँगा। मुझे तो अभी 6 महीने ही हुए हैं यहाँ तबादले पर आए, और 1 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा। अच्छा हुआ बहुत दिनों बाद तुम जैसी छात्रा से मुलाकात हुई। शुभा ने पर्स खोलकर पति के नाम वाला एक कार्ड बढ़ा दिया। मैं उससे अधिक बातें न करके दुकान से बाहर चला आया। आपने बीए पास किया या नहीं की तरह यदि शुभा ने पूछ लिया होता, सर आप अच्छी तरह कहीं खा पी तो रहे हैं, तो दुकान के भीतर मेरा दिमाग गर्म हो गया होता। शुभा का अनुरोध स्वीकारते हुए एक दिन उसके घर जा पहुंचा। शुभा को कम से कम ये बताना होगा कि उसके जल्दी शादी करके उसकी ट्यूशन बंद करवा देने के बावजूद मैंने बीए ही नहीं एमए भी पास कर लिया और एक सम्मानजनक नौकरी करता हूँ, जिसके कारण मांस मछली दूध घी फल मूल इत्यादि खाया करता हूँ। अब मैं ट्यूशन पर निर्भर नहीं करता। क्या समझ रखा है शुभा ने मुझे? होंगे शुभा के पति धनी, पर मैं भी गरीब नहीं। भारत में मध्यवर्गीय जीवन निर्वाह करना कोई खेल नहीं। शाम को 5 बजे शुभा के घर पहुंचने पर शुभा एक बाल्टी दूध लिए बैठी थी। मुझे देखकर बोली, सर शायद आप दूध खरीदते होंगे, आपका घर करीब होता तो मेरे घर से आपको खाँटी दूध मिलता। मेरे घर में साल में 4 महीने दुधारू गायें होती हैं। मैं दूध दही के झमेले में ग्वालन बन चुकी हूँ। पति के स्टेटस के साथ साथ घर में जर्सी गाय रखकर दूध का व्यापार करना, कुत्ते के पिल्लों और साड़ियों का व्यापार करना अब एक तरह के आभिजात में गिना जाने लगा है। शुभा ने जल्दी जल्दी छेना बनाकर भर प्लेट छेना, मुट्ठी भर काजू और दूसरी मिठाइयाँ बड़े आग्रह से लाकर रखीं। अतीत में शुभा जितनी भी जो भी खाने की चीज़ें मेरे सामने रखा करती थी, मैं पूरी खा जाता था। अक्सर मैं रात को फिर कुछ नहीं खाता था, लेकिन आज असमय इतनी सारी खाने की चीज़ें देखकर मैंने बिना आग्रह के कहा, इतना सारा? मैं क्या बैल या कुंभकर्ण हूँ? और फिर मुझे मिठाई काजू सब मना है, सिर्फ ताज़ा छेना दो, लेकिन थोड़ा सा। आपको खाना मना है? मानो शुभा को विश्वास ही नहीं हुआ। एक ज़माने में खाद्याभाव की वजह से मेरे खून में शर्करा चर्बी सब कम थी। पौष्टिक आहार के अभाव में चेहरा कैसा दिखता है, मैं उसका नमूना था। डॉक्टर कहते थे सब खाओ, घी दूध छेना मांस मछली फल मूल सब। खूब खाने में कोई हानि नहीं। तब मैं उन चीज़ों के बारे में सिर्फ कानों से सुना करता था, आंखों से देख नहीं पाता था। पर आज सब मना है। शुभा को शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बीच मेरा खून इतना धनी हो गया है। धनी लोगों का भी खून धनी होना चाहिए, गरीब का खून तो हमेशा अकालग्रस्त है। शुभा का आग्रह मुरझा गया था। एक प्लेट में थोड़ा सा छेना लेकर खाते हुए मैंने कहा, झूठ नहीं कहता, जब उम्र थी खूब खाया, अब खून विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? मध्यवर्गीय तो खा उड़ा देता है। अच्छा खाना ही मध्य वर्ग की श्रेष्ठ विलासिता है, और कोई विलास उसकी पहुंच में नहीं है। मैं धनी नहीं हूँ, पर मेरा खून धनी है। शुभा को जता देना चाहता था कि उसका मुझे गरीब समझना ठीक नहीं है। मैं अपनी कोशिशों से मध्य वर्ग बन पाया हूँ। शुभा मेरे चेहरे की ओर देखकर चभर चभर मीठे काजू चबाते हुए बोली, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ मना किया है, मैं ये सब नियंत्रण नहीं मानती। आदमी न खाए तो भी मरेगा, खाने से भी मरेगा, तो फिर खाते खाते क्यों ना मरे? खाने के शौक़ के सिवा मेरा और शौक़ ही क्या है? वाकई बचपन में शुभा का खाने का शौक़ ही मुख्य था, पहनने का गौड़। आज भी यदि उसे खाने का ही मुख्य शौक़ है तो ऐसा क्यों सोचूं कि शुभा सुखी नहीं है। शुभा के घर जाना अब मेरा नियम बन चुका था। ट्यूशन पढ़ाने जैसा कोई निश्चित कारण न होने पर भी 2-4 दिनों में एक बार शुभा के घर न जाने पर कर्तव्य की अवहेलना करना सा लगता। 1-2 बार बीवी बच्चे भी शुभा के घर आए हैं। शुभा भी अपने पोते पोतियों को लेकर हमारे घर आ चुकी है। हालांकि
हमारे घर आने की फुर्सत अभी शुभा के पति को नहीं मिली है। बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदारी अधिक है। घर भी लौटते हैं ऑफिस लेकर, मानो ऑफिस से परे और कुछ नहीं है इस दुनिया में। उच्च अधिकारियों का जीवन ऐसा ही दयनीय होता है। व्यक्तिगत सुख पारिवारिक जीवन होते हुए भी नहीं होता। मैंने शुभा के पति को गलत नहीं समझा। मध्य वर्ग का पैमाना लेकर वे मेरे घर आते तो मुझे अटपटा लगता। उनके साथ अंतरंगता तो है नहीं। शुभा के पति के तौर पर जितनी बातचीत और परिचय है, उतने से मैं जान चुका हूँ कि ये एक पारंपरिक पति हैं। पत्नी के सिर पर अपनी छोटी सी दुनिया रखकर एक विशाल दुनिया का बोझ खुद उठा रखा है। मित्रों से मिलने का समय कहाँ। किंतु मेरा शुभा के घर जाना इतना नियमित था कि मुझे बाहर के लोग शुभा के 3 पोते पोतियों का बूढ़ा ट्यूशन मास्टर समझने लगे होंगे। बच्चे भी दादी की सुना सुनी मुझे सर सर पुकारते थे। शुभा के पति, उसके नौकर चाकर, यहाँ तक कि गाय बैल भी अपनी अपनी भाषा में सर पुकारते थे। शुभा के घर पर मेरा आकर्षण कहाँ केंद्रित था? शुभा पर तो कतई नहीं। उसके गंभीर ऊंचे ओहदे वाले पति का तो सवाल ही नहीं उठता। शुभा के घर का स्वादिष्ट खाना भी नहीं, क्योंकि मैं शुभा के घर अधिक कुछ खाता भी नहीं था। सिर्फ शुभा के घर की चाय पीता था। शुभा के घर शायद वे लोग ग्रीन लीफ चाय पीते थे, बाहर वालों को डस्ट टी पिलाते थे, सभी बड़े लोगों की तरह। लेकिन मुझे शुभा के घर पर घर वालों जैसी चाय मिलती थी। क्या महक होती है उसकी, पूरी माप तौल से दूध और चीनी। मेरे जैसे मध्य वर्गीय घर की डस्ट चाय में भरपूर दूध और चीनी के कारण जिस तरह चाय की महक बर्बाद हो जाती है, शुभा के घर ऐसा कभी नहीं होता। शुभा के घर की चाय ही मुझे दूध पीने वाले बछड़े की तरह दफ्तर से घर लौटते रास्ते से ही खींच ले जाती थी। कभी कभी मैं मांग कर और एक कप चाय पी लेता था। शुभा के पोता पोती मुझे चाय वाले सर कहकर बुलाते थे, किंतु चाय के आकर्षण से नहीं, शायद शुभा के पोते पोतियों के आकर्षण से मैं शुभा के घर जाया करता था। मेरे पोता पोती मेरे साथ ना रहने के कारण मैं शुभा के पोता पोतियों को धीरे धीरे अधिक चाहने लगा था। मेरा जाना इतना नियमित हो गया था कि जिस दिन नहीं जा पाता, शुभा पूछती, कल क्यों नहीं आए? बच्चे बहुत ढूंढ रहे थे। आप क्यों नहीं आए? इस बारे में पूछ पूछ कर बच्चों ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने आपके इंतज़ार में शाम की चाय भी रात 8 बजे पी। कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? अरे वाह, ये तो अच्छी ज़बरदस्ती है। क्या एक कप चाय पिलाकर मुझे खरीद लिया है, जैसे कि मैं इनके घर ट्यूशन करता हूँ, रोज़ाना हाजिर होने को बाध्य हूँ, और फिर मैं अपनी इच्छा से जाता हूँ, उसकी इच्छा से नहीं। जिस दिन मन नहीं होगा नहीं जाऊँगा। ये कौन है पूछने वाली? शुभा की बातों का जवाब दिए बगैर मैं कहता, आज 2-3 कप चाय पीने की योजना है। पहले चाय बने, बच्चे कहाँ हैं? फिर सब कुछ सहज हो जाता चाय की महक में। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि गुमसुम स्वभाव वाली लड़की शुभा आजकल औरतों की तरह बहुत बतियाती है। उसकी बातों में अतीत बेहद चमकीला और वर्तमान धुंधला लगता। शुभा याद करती अपना गांव, नदी, अमराई और केतकी वन, संगी साथी और उस समय को। बात शुरू होती खाने के प्रसंगों से। शहर में आम, अमरूद, पके केले, यहाँ तक कि जामुन, बेर भले ही खरीदे जा सकते हैं, पर झरबेरी नहीं मिलती। यहाँ तरह तरह के फूलों के अंबारों में केतकी, नीली कुमुदनी दिखाई नहीं देती। यहाँ खुला आसमान नहीं दिखाई देता। गगनचुंबी इमारतों के बीच चांद खो जाता है बिजली के प्रकाश में। पक्षियों का कलरव सुनाई नहीं देता शहर की घरघराती गर्जना में। माटी की सौंधी गंध खो जाती है धूल और धुएं के आगोश में। इंसान खो जाता है निजी स्वार्थ की विकटता में। रिश्ते खो जाते हैं अजनबीपन में। इतने निकट होते हुए इंसान इतनी दूर कैसे है? दीवारों से सटे दीवार वाले मकान हैं, लेकिन यहाँ दीवारें इंसान से अधिक ताकतवर हैं। यहाँ सुबह नहीं, शाम नहीं, समय नहीं, यहाँ एकाकी मन नहीं। सर, आप बिना किसी काम हमारे लिए समय निकाल कर आ जाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपको देखने से मुझे विश्वास हो जाता है कि हमारे गांव का वो केतकी वन अभी सूखा नहीं है। नीली कुमुदनी खिल रही है हमारे गांव की गढ़ैया में। छप्पर दर छप्पर धुआं मिल रहा है। तरकारी का लेन देन चल रहा है। सबके पास सबके लिए समय है। एक अरसा हो गया गांव गए। है ही कौन गांव में? हमारे तो सभी लोग दूसरे दूसरे शहरों में हैं।
सुना है गांव बूढ़ा हो गया है, वहाँ सिर्फ बीमारी, गरीबी, लाचार बूढ़े बूढ़ी बचे हैं। सर, क्या आप अब भी गांव जाते हैं? मैंने शुभा की ओर आश्चर्य से देखा। इस वयस्का महिला को शहर में चर्बी और बुढ़ापे के सिवा शायद और कुछ नहीं मिला। आज बेवजह केतकी वन को याद कर रही है। याद आया, मैं अक्सर शुभा के लिए केतकी फूल ले जाया करता था, उसकी दादी के केतकी कत्थे के लिए। केतकी फूल तोड़ने में मैं धुरंधर था। मुझसे केतकी फूल लेते समय एक बार शुभा ने कहा था, केतकी कत्थे की महक से केतकी फूल की महक ज़्यादा अच्छी होती है। नाहक ही दादी जी कत्थे के लिए फूल बर्बाद कर देती हैं। इतने प्राचुर्य और परिपूर्णता के बीच शुभा को कमी ही क्या है? शुभा जैसी मोटी बुद्धि वाली महिला की स्थूल दृष्टि में कोई अभाव दिखाई ही नहीं देता। भारी भरकम शरीर और स्थूल चिंताओं में डुबकी लगाने वाली इस नारी का क्या कोई सूक्ष्म अभाव कहीं गोपनीय रूप में जिंदा है, अतीत से लेकर अब तक? असंभव है। शुभा की रोज़मर्रे की ज़िंदगी गौर से देखने पर उसमें कोई सूक्ष्म भावना है, ये विश्वास नहीं होता। शुभा की बातें सुनने पर कोई भी बाहरी व्यक्ति ये सोचेगा कि शुभा गांवली की गांवली रह गई। अब मैं शुभा के घर नहीं जाता। तय किया है कि अब नहीं जाऊंगा। अब शुभा के सामने न जाना ही बेहतर है। शुभा के पोते पोतियों का उत्साही स्वर, लो चाय वाले सर आ गए, और शुभा के घर की चाय की महक कभी कभी याद आती है। हमारे घर की चाय में चाय की महक नहीं होती। हमारे घर में परदेसी पोते पोतियों का हो हल्ला सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए मन बार बार शुभा के घर की ओर पैरों को खींचता, किंतु विवेक और सोच मेरे पैरों को लौटा लाते। उस दिन तेज बारिश के समय शुभा के हाथों की चाय की महक का जी भर स्वाद लेते वक्त अनजाने में जो घटना घटी, क्या उसके बाद मेरा शुभा के घर जाना उचित होगा? क्या लाभ? हालांकि जो घटना सहसा घटी उस बारे में कोई और नहीं जानता। भविष्य में किसी के जानने की संभावना भी नहीं है। शुभा के पति, उसका ऊंचे पद पर कार्यरत प्रतिष्ठित बेटा, बेटी, दामाद, बहू, किसी को भी उस घटना की भनक नहीं लगेगी। भविष्य में वो घटना दोबारा नहीं घटेगी। उस घटना के बाद और बचा ही क्या है जो घटेगा? वो घटना तो पूरी की पूरी घट ही चुकी। जो पानी बह चुका है, क्या उसे फिर से लौटाया जा सकता है? कोई भले ना जाने, मैं तो जानता हूँ, शुभा तो जानती है, हमारे मन, हृदय, विवेक और विचार तो जानते हैं। और फिर एक भद्र पुरुष सा, कुछ न जानने सा, शुभा के स्वच्छ छवि वाले निरीह बूढ़े ट्यूशन मास्टर सा उसके घर में ठाठ से बैठकर सुड़ सुड़ कर चाय सुटकना क्या अपराध जैसा नहीं है? शुभा के पति से बहुत कम मुलाकात होती है। वो मुलाकात इतनी संक्षिप्त और सतही कि हम दोनों एक दूसरे के टकले सिर देखते हैं, परिपक्व चेहरे देखते हैं, परंतु आँखों से आँखें नहीं मिलती थीं। अकारण ही रास्ता काट कर चले जाने जैसी थी हम दोनों की दृष्टि। लेकिन शुभा की आँखों से तो मिलेंगी मेरी आँखें। दोनों के मोटे चश्मे के पीछे अस्पष्ट हो सकती हैं आँखें, दृष्टि तो अस्पष्ट नहीं होगी। क्या अब मैं शुभा की ओर पहले की तरह देख सकूँगा? क्या शुभा भी? हे भगवान, शमशान की ओर पैर बढ़ने वाली उम्र में ऐसी अघटनीय घटना क्यों घटी? उस दिन वो घटना अचानक घटने से क्या हमारा जीवन बदल गया या बदल जाएगा? वो घटना न घटी होती तो क्या हमारा जीवन अधूरा रह गया होता? क्या उस घटना के बिना जीवन की एक विशेष उपलब्धि अधूरी रह गई होती? इसका मतलब इस उम्र में उस तरह की घटना का घटित होना शोभनीय है। क्या उस घटना को रोका नहीं जा सकता था? कौन रोक सकता था, शुभा या मैं? उस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, शुभा या मैं? हालांकि वो घटना शुभा की ओर से घटी है, लेकिन मेरी सहमति के बिना क्या शुभा जैसी सहज ही संतुष्ट मोटी बुद्धि वाली वयस्क महिला एक ऐसी अनचाही घटना घटित कर सकती थी? शुभा मोटी बुद्धि वाली नहीं है। शुभा के भारी भरकम शरीर में भी सूक्ष्म भावनाएं मंद मधुर ध्वनि से गुंजरित हैं। आज ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि शुभा का उच्च पद पर बैठा पति भी नहीं, जो पिछले 32 वर्षों से शुभा के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं। मनुष्य का मन है एक केतकी वन, वहाँ पहुँचना कठिन है। कितनी कटीली झाड़ियों तेज धार से होकर पहुँचना होता है।
पर केतकी की मदमस्त महक छिप नहीं सकती। केतकी ढोल बजा बजा कर ये क्यों कहेगी कि मेरी महक मदमस्त है, मुझे सूंघो। उस घटना के बाद मेरी ये धारणा बन गई है कि दुनिया की कोई भी लड़की थोड़े से संतुष्ट नहीं होती। कोई लड़की मोटी बुद्धि की नहीं है, कोई लड़की वयस्का नहीं होती। लड़कियों से संबंधित मेरी बंधी बंधाई धारणा को शुभा ने क्षण भर में झकझोर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, शुभा ने मुझ में अपने ही बारे में बने दंभ और दृढ़ धारणा को भी हिला दिया। हम दोनों बूढ़े बूढ़ी नहीं हैं, ये साबित कर दिया है शुभा ने। बूढ़े बूढ़ी हैं ऊपरी आवरण, आवरण निकाल देने से भरपूर रस छलक उठेगा। उस घटना के लिए मैं शुभा को दोष नहीं दे रहा। दोष सिर्फ इतना है कि जो घटना 32 साल पहले घटित होनी थी, उसे अब घटित करने से किसी को क्या लाभ हुआ। आखिर यही हुआ कि शुभा के घर का रास्ता मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। शुभा ने दरवाजे बंद नहीं किए, किंतु शुभा ये ज़रूर चाहती होगी कि उस घटना के बाद अब मैं उसके घर ना आऊँ, उसके साथ अनजानी से सुख दुख की बातें ना करूँ। मैं जानता हूँ यदि अब मैं गया, शुभा मेरे साथ पहले जैसी स्वच्छंद नहीं हो पाएगी। मैं भी पहले की तरह खुलकर बातें नहीं कर सकूँगा। उस दिन शाम को जो कुछ घटित हुआ, संभवतः वो मूसलाधार बारिश ही उसके लिए जिम्मेदार है। घर में कोई नहीं था, पोता पोती ममाने गए थे। इतना बड़ा घर लग रहा था, गर्मी की छुट्टियों के स्कूल जैसा वीरान, खाएं खाएं। तभी शुरू हो गई तेज बारिश। मुँहजली बारिश ठीक 32 साल पहले की बारिश की तरह हर हर बरस रही थी। नदी के तट टूट जाएं, फसल बर्बाद हो जाए, घर द्वार बह जाएं, बारिश को कोई परवाह नहीं। ऐसी घनघोर बारिश में 20 वर्षीय शुभा ने अपनी शादी की बात स्पष्ट स्वरों में बताई थी। उसने कहा था कि ट्यूशन बंद हो जाने का उसे अफसोस है। उसने अनुरोध किया था मुझसे ससुराल आने का। शादी के बाद ससुराल जाने वाली बाकी लड़कियों से जरा भी अलग नहीं दिख रहा था शुभा का चेहरा। गरीब छात्र ट्यूशन मास्टर की ट्यूशन बंद हो जाएगी, उसे चाय नाश्ता नहीं मिलेगा, बीए पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। ये सोचकर उस दिन शुभा नामक उस सरल युवती का चेहरा करुणा से सजल दिखाई दे रहा था। आज जब दूर दूर तक वीरान बारिश का उपभोग करने के लिए गरम गरम पनीर के पकौड़े बनाकर शुभा ने मेरे सामने लाकर रखे, मैंने साफ साफ कह दिया, तली हुई चीज़ें खाने की मनाही है मुझे। अब उन दिनों की तरह पनिया नहीं है मेरा खून, बहुत गाढ़ा है। ये सुन सुबह के चेहरे पर परोसी हुई थाली तक का खाना इस आदमी के नसीब में नहीं है, जैसा व्यथित भाव उभर आया था। बस यही व्यथा थी। कितना स्थूल है उस व्यथा का स्वरूप। यदि ये बात सच है तो सहसा शुभा एक ऐसा कांड क्यों कर बैठी। पकौड़े की प्लेट वापस ले जाते समय मुझे लगा शुभा की आंखें छलछला आई हैं। शायद आंसू नहीं, बारिश की छींटें हों। बिना चीनी की चाय लेकर मेरे पास आते वक्त शुभा के ललाट और चेहरे पर उम्र की काली काली झुर्रियों के बीच पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें झलक रही थीं। शायद आग की आँच हो। कहीं बिजली गिरी। खिड़की के बाहर इतने दिनों तक केले की गोंद का बोझ ढो रहा पेड़ गिर पड़ा। ओह, शुभा ऐसा क्यों कर बैठी। क्या शुभा ने उस वक्त मुझे कोई मूर्ख निर्बोध समझ रखा था। भला सारी बातें इस तरह कही जाती हैं। जीवन में जितनी बातें कही जाती हैं उससे कहीं अधिक अनकही रह जाती हैं। क्या शुभा ये नहीं जानती थी, कही गई बातें खुद को ठीक से अभिव्यक्त करने में अक्षम हो सकती हैं, किंतु अनकही बातें तो मन की सूक्ष्मतम भावनाओं को व्यक्त करने में सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। क्या आज तक इतना बड़ा ज्वार सीने में दबाए रखने के बावजूद ये बात शुभा समझ नहीं पाई। पलक झपकते ही केतकी की पंखुड़ी पर लिखी गोपनीय पंक्ति को उसने छिन्न भिन्न कर दिया। शुभा ने मेरी ओर चाय का कप बढ़ाते हुए सहसा कह दिया, सर, आपने उस वक्त ये बात खुलकर क्यों नहीं कही। भला मैं लड़की होकर कैसे मन खोल कर कहती। उसकी इतनी बात सुनकर मूसलाधार बारिश की चोट सहता मैं शुभा के घर से निकल आया था। क्या उसका ही प्रश्न मैं ट्यूशन मास्टर होकर उससे पूछ सकता था। बारिश में मत जाइए, भीग जाएंगे, कहकर शुभा ने मुझे रोका नहीं था, क्योंकि तब तक मैं पूरी तरह भीग चुका था। अभी आप सुन रहे थे
डॉक्टर प्रतिभा राय की लिखी हुई कहानी केतकी वन। प्रेम का सूक्ष्म भाव जो 32 वर्षों बाद भी उसी रूप में जीवित था उस लड़की के हृदय में। आशा है कहानी सुनकर आपको भी महसूस हुआ होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।